Hello and welcome to Mentor Domain channel. First of all, let me wish you a very happy new year. I am your mentor Kranti Rajput. In this new year, our team decided to help those students who really want guidance, mentorship and study material as well to crack any competitive exam, so that we are here to help you. And please you guys help us to share our video as possible as you can, so that we can reach out the maximum students who really want help. In this channel we will try to complete almost all the components and current affairs as well. आज की वीडियो इज़ बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। जैसे कि आप जानते ही हो कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी एग्ज़ाम का। हर साल इसके क्वेश्चंस का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, सो हमें इसका सिलेबस बहुत अच्छे से समझना होगा और इसके क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स की जो डिमांड है उसको समझना होगा। तो बेसिक क्लियर होना चाहिए उससे पहले। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम के बारे में थोड़ा समझेंगे और इकोटोन के बारे में समझेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? आप लोगों ने सुना ही होगा, मोस्ट स्टूडेंट्स को पता ही होगा। और तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट होता है एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज़ कलेक्टिवली नोन एज इट्स इन्वायरमेंट। हमारे आसपास जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिन पे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं, उसे हम इन्वायरमेंट कहेंगे अपना। जैसे कि ट्रीज़, नदियाँ, रिवर्स, लेक, एनिमल्स, सॉइल, वो सब हमारे इन्वायरमेंट में आती है, वो सब हमारा इन्वायरमेंट है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इन्वायरमेंट बिकॉज वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट। हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होगा तभी हम जीवित रह सकते हैं, और इन्वायरमेंट में दोनों लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। सोचो एक ट्री है, ट्री का इन्वायरमेंट क्या है? ट्री को जीवित रहने के लिए क्या क्या चाहिए? फोटोसिंथेसिस के लिए उसको सनलाइट चाहिए, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो उसके इन्वायरमेंट में आती है। देन इकोलॉजी। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी एक ही चीज़ है, बट जब हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट को, दैट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। इस इन्वायरमेंट में हम एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। सॉइल, हम सॉइल पे डिपेंड हैं, हम वाटर पे डिपेंड हैं, हम ऑक्सीजन पे डिपेंड हैं, मतलब हम ट्रीज़ पे डिपेंड हैं। हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं? हम अपना खाना ट्रीज से लेते हैं, क्रॉप से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। तो वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन आवर इन्वायरमेंट। सो इट इज़ वी आर मेकिंग रिलेशनशिप विद दैट। सो हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को समझ लिया। हमारे आसपास जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हैं, जिन पे हम डिपेंड करते हैं, वो सब हमारे इन्वायरमेंट में आता है। What is ecosystem? Both biotic and abiotic components of a given place at a given time are collectively known as ecosystem. जब biotic means living and non-living things किसी एक जगह पे, किसी एक टाइम पे एक लाइफ को क्रिएट करते हैं मिलके, तो उसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जब वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड, फॉर एनर्जी, फॉर न्यूट्रिएंट्स, और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सवाना ग्रासलैंड्स। सवाना ग्रासलैंड्स में क्या है? बड़ी बड़ी ग्रास होती है। उस ग्रास को खाने के लिए नेचुरली वहाँ पे जिब्रा आएगा, डियर आएगा, और अगर जिब्रा डियर आएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लॉयन भी आ जाएगा उन्हें खाने के लिए। पर वहाँ पे ग्रास क्यों होती है? वहाँ पे ग्रास इसीलिए है क्योंकि उस ग्रास के लिए एबायोटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे कि वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, पानी बहुत कम होता है, फ्रिक्वेंट फायर्स होती हैं, ह्यूमिडिटी होती है, जिनकी वजह से इन एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे ग्रास होती है और ट्रीज़, बड़े बड़े प्लांट्स नहीं होते। जब वहाँ पे एबायोटिक फैक्टर्स मिलके ग्रास को क्रिएट कर रहे हैं, तो ग्रास की वजह से वहाँ पे ग्रास ईटर्स आ रहे हैं जैसे जिब्रा एंड डियर, और देन मीट ईटर्स आ रहे हैं जैसे लॉयन, टाइगर। तो वहाँ पे एक लाइफ बन गई, एक लाइफ क्रिएट हो गई। किसने मिलके बनाई? बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स ने। तो इकोसिस्टम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? पहले तो वहाँ पे लाइट होनी चाहिए, लाइट फ्रॉम द सन। जैसे कि हम पॉन्ड इकोसिस्टम की एग्जांपल लें, पॉन्ड में सनलाइट से एल्गी बनेगी, और एल्गी को स्मॉल फिश खाएगी, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगी, और जब लार्ज फिश की डेथ हो जाएगी या वो जब एक्सक्रीट करेगी, तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सारे पॉन्ड में ही आके मिल जाएंगे। तो
एक साइकिल जो है वो कंटिन्यूस रहेगा वहाँ पे। सेकेंड वन इज़ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि हम फूड और न्यूट्रिएंट्स के लिए एक स्पीसीज जो होती है दूसरी स्पीसीज पे डिपेंड रहती है। जैसे कि डियर, ज़ेब्रा क्या खाता है? घास खाता है। वो किस पे डिपेंड है? ग्रास पे। और लॉइन किस पे डिपेंड है? डियर पे, ग्रास ईटर्स पे, ज़ेब्रा पे। और जब लॉइन की डेथ हो जाएगी तो वो किस में मिक्स हो जाएगा? उसकी बॉडी सॉइल में। और उसमें कौन हेल्प करेगा? स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स लॉइन पे एक्ट करेंगे उसकी बॉडी पे, और उसकी बॉडी से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में मिक्स कर देंगे। एंड देन अगेन ऑटोट्रॉफ्स को फूड बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है जो उन्हें सॉइल से मिलता है। इस तरह से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बने रहनी चाहिए। देन थर्ड वन इज़ रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं, जैसे कि अमोनिया, दैट इज़ वेरी टॉक्सिक, तो उसका रिसाइकिल होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर मेटाबॉलिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं एनिमल्स, वो बहुत टॉक्सिक होता है, तो उस वेस्ट पे डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उसे सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। देन वो उसे लेस टॉक्सिक बना देते हैं। देन वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। जो इकोसिस्टम होता है वो क्लोज्ड होता है। उसकी जो एनर्जी है, जो मोस्ट फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो ट्रांसफ़र नहीं होती है एक इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम। एनर्जी उसी में रहती है। जो इकोसिस्टम होता है वो सेल्फ सस्टेनिंग होता है। एनर्जी जो है वो एक दूसरे से ले रहे हैं और एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उस इकोसिस्टम से बाहर वो एनर्जी नहीं जा रही है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी लिव्स इन अ इकोसिस्टम, सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनिंग। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोटोन। इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू आर मोर डाइवर्स इकोसिस्टम्स। हमने इकोसिस्टम समझ लिया है। जब दो से अधिक या दो इकोसिस्टम्स आपस में मिलते हैं तो वो एक इकोटोन बनाते हैं। आपने ज़रूर इकोटोन देखा होगा या सुना भी होगा उसके बारे में, जैसे कि मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट एक इकोटोन है। वो कौन से इकोसिस्टम है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट बनाते हैं? इट इज़ ए इकोटोन बिटवीन मरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो एग्जांपल है वो सुंदरबंस, भितरकनिका फॉरेस्ट, ये सब क्या है? ये इकोटोन है। किससे मिलके बनते हैं? मरीन इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट एग्जांपल इज ग्रासलैंड फॉरेस्ट इकोटोन। समझ लो एक ग्रासलैंड है बहुत बड़ी और उसके साथ में ही एक फॉरेस्ट है। तो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट जहाँ पे आपस में मिलते हैं, जो एरिया होता है उस एरिया को इकोटोन बोलते हैं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इकोटोन के, जैसे कि इकोटोन इट में बी नैरो। इकोटोन नैरो भी हो सकता है और वाइड भी हो सकता है। नैरो में हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि रिवर बैंक इकोटोन। एक रिवर बैंक जो होता है, जो रिवर आ रही है और वो टेरेस्ट्रियल के साथ, लैंड के साथ जहाँ मिल रही है, तो वो जो इकोटोन बन रहा है वो नैरो होगा। और वाइड की एग्जांपल होगी फॉरेस्ट और डेजर्ट, जहाँ पे एक फॉरेस्ट और डेजर्ट, आपको पता है डेजर्ट बड़े होते हैं, फॉरेस्ट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो जहाँ पे फॉरेस्ट और डेजर्ट मिल रहे हैं वो जो इकोटोन बन रहा है वो वाइड होगा। और इकोटोन की एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे जोन ऑफ टेंशन बनी रहती है। मतलब इट हैज़ कंडीशंस इंटरमीडिएट टू द एडजेसेंट इकोसिस्टम। मतलब कि जब दो इकोसिस्टम्स मिलके एक इकोटोन बनाते हैं तो दो अलग अलग इकोसिस्टम के अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे। तो एक जैसे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, वो चाहेगा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे डोमिनेंट हो उस इकोटोन पे। और दूसरी तरफ अगर मरीन ले लेंगे या एक्वेटिक मरीन हम ले लेंगे, तो एक्वेटिक चाहेगा उसके कैरेक्टर्स वहाँ पे डोमिनेंट हो। तो इट इज़ अ जोन ऑफ टेंशन, क्योंकि वो दोनों कैरेक्टर्स, दोनों अलग अलग इकोसिस्टम के कैरेक्टर्स वहाँ पे कोशिश करेंगे कि उनके कैरेक्टर्स वहाँ पे प्रबल हो, माने जाएं। तो एक संघर्ष सा बना रहता है उनके बीच में, तो ये जोन ऑफ टेंशन होता है। थर्ड कैरेक्टर है कि इकोटोन नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर एग्रीकल्चर फील्ड और एक फॉरेस्ट, एक तरफ एग्रीकल्चर फील्ड है जो मैन मेड है, दूसरी तरफ फॉरेस्ट है, और वो भी मिलके एक इकोटोन बनाते हैं, तो इट इज़ अ मैन मेड इकोटोन। कैरेक्टर इज यूजुअली द नंबर एंड द पॉपुलेशन डायनेस्टी ऑफ द स्पीसीज of an outgoing community decreases as we move away from the community or ecosystem। मतलब कि बहुत सिंपल है कि जैसे एक इकोसिस्टम से
जब दूसरे इकोसिस्टम के साथ दो इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं तो इकोटोन बनाते हैं, मैं जैसे कि आपको बार बार बता रही हूँ। तो उन दोनों इकोसिस्टम जो अलग अलग हैं उनकी कम्युनिटीज़ डिक्रीज़ होने लगेंगी। जैसे टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है, जो वो लैंड से थोड़ा दूर जाने लगेगा, इकोटोन बनने लगेगा, तो जो लैंड की डाइवर्सिटी है, जो उसके स्पीसीज़ हैं वो कम होने लगेंगी, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही डाइवर्सिटी होगी इकोटोन में। तो जब एक कम्युनिटी से एक इकोसिस्टम से डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा उतना ही पॉपुलेशन डायनेस्टी ऑफ द स्पीसीज डिक्रीज होने लगेगी और नए इकोटोन में एक अलग डाइवर्सिटी बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उन दो इकोसिस्टम्स के कैरेक्टर्स नहीं होंगे, स्पीसीज नहीं होंगे, वो भी होंगे, बट कम हो जाएंगे, पॉपुलेशन उनकी कम हो जाएगी और एक नई कम्युनिटी बनेगी उस नए इकोटोन में। कुछ नए स्पीसीज बन जाएंगी, जैसे कि टैडपोल, क्रैब्स, कुछ क्रोकोडाइल्स होंगे। तो वो क्रोकोडाइल जैसे कि गहरे पानी में भी नहीं पाए जाते और लैंड पे भी नहीं होते, तो वो सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे लैंड और मरीन आपस में मिलेगा तो वहीं पे वो क्रोकोडाइल्स, टैडपोल्स पाए जाएंगे और क्रैब्स भी। तो वो कुछ नई स्पीसीज़ बन गई और जो मेन स्पीसीज़ थी दूसरे इकोसिस्टम्स की, मरीन इकोसिस्टम की और लैंड इकोसिस्टम की, वो डिक्रीज़ हो गई। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही है। आगे आने वाले लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, एज इफेक्ट, एज स्पीसीज और भी बहुत से टॉपिक। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।